हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छे व्यंग लेखक माने जाते हैं, निबंध लेखक माने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं कि हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है, वहाँ जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद, नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया, विश्वविद्यालय कहते हैं यूनिवर्सिटी को, और वहाँ से इन्होंने एमए किया, मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए को बोलते हैं। कुछ दिनों तक अध्यापन किया। हिंदी में एमए को स्नातकोत्तर बोला जाता है, बीए को बैचलर ऑफ आर्ट्स को बोला जाता है स्नातक, एमए को हिंदी में बोलते हैं स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातक के बाद। और एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, यानी कि शिक्षण भी उन्होंने किया, टीचिंग भी उन्होंने की। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, और 1947 से यानी जब से ये स्वतंत्र हुआ तब से वो लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकालते थे, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, यानी कि हिंदी में जो काफ़ी चर्चित रही, जिसको बहुत लोग पसंद करते थे। सन 1995 में उनका निधन हो गया, और 95 में उनका निधन भी हुआ। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। हिंदी के जो भी व्यंग्य लेखक हैं, मैंने बताया था पहले कि वो व्यंग्य लेखकों में आते हैं। व्यंग्य लेखक का मतलब होता है कि जो कोई भी बात सीधे सीधे न कह करके थोड़ा घुमा फिरा करके हंसी में कह देता है, उसको हम व्यंग्य बोलते हैं, वो व्यंग्य होता। तो उनका नाम व्यंग्य लेखकों में है, अग्रणी है, यानी कि आगे है, सबसे पहले उनका नाम आता है। परसाई जी की कृतियों में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, ये कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये उपन्यास हैं। क्योंकि लेखन की अनेक विधाएं होती हैं हिंदी में, मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो हैं, और भी हो सकते हैं, यहाँ पर दिए हैं। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये उपन्यास। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध संग्रह है। बहुत अच्छे निबंध हैं हरिशंकर परसाई के। कभी थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ने की कोशिश करो, बड़े हो गए हो तुम, बहुत चर्चित है। एक इनका बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध है भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। मैंने अभी पढ़ा, पहले भी मैं जब 12वीं में पढ़ता था तब हमारे सिलेबस में था भोला राम का जीव, बहुत अच्छा निबंध है। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अच्छी बातें बताई हैं, व्यंग्य किया है, क्या समाज में हो रहा है। पढ़ना छोटा सा ही है कि किस तरह से, हमारे यहाँ तो छोटी क्लासों में भी लगा हुआ है, मैंने तो 12वीं में पढ़ा, अभी 9th क्लास में भी लगा हुआ है राजस्थान बोर्ड में, ठीक है ना। वहाँ पर भोला राम का जीव है। तो भोला राम का जीव कि किस तरह से एक व्यक्ति, उसकी आत्मा फाइलों में अटकी हुई है क्योंकि उसकी पेंशन नहीं बन रही है, और उसकी पेंशन नहीं बना रहे हैं ऑफिस वाले, तो उसके लिए फिर नारद भी जाते हैं, भगवान भी, सब परेशान हो जाते हैं कि भाई वो रह कहाँ गया, वो वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मरने के बाद सबको जाना होता है, यमदूत लेने आते हैं, हिसाब किताब देना होता है, पर भोला राम का जीव अपनी पेंशन की फाइलों में अटका हुआ है। तो उसको कहते हैं यमराज, कहते हैं कि भाई वो जाओ, उसको नारद मुनि को कहते हैं, उनको लाओ पकड़ करके। वो ऑफिस में जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। अब ऑफिस में कोई नहीं सुनता क्योंकि वो कहते हैं सब रिश्वत मांगते हैं। अब नारद मुनि के पास तो कुछ नहीं रिश्वत देने के लिए, बाबू सोया हुआ है। वो कहता है महाराज यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो कुछ दक्षिणा चाहिए, कुछ वजन चाहिए, वजन। वो कहता है पेपर वेट है तो रख लो, देखिए पेपर वेट नहीं, कुछ होना चाहिए। तो नारद मुनि को अपनी वीणा तक रखनी पड़ती है, वीणा रख देते हैं कि ये लो भाई, और उसकी पेंशन की फाइल भेज दो। तो इस तरह से वो है कि किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है हमारे समाज में, इस तरह से बताया। बहुत अच्छे हैं इनके निबंध जो हैं।
ठीक है ना। जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जहाँ पर ये लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो बाकी सब चीज़ें हैं तो थोड़ा सा देखें, कभी मिलें तो पढ़ने की कोशिश भी करें। ये कितनी अच्छी बातें जो हैं हरिशंकर परसाई ने लिखी हैं। तो ये उनके निबंध हैं, तब की बात और भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह हैं। तो ये उनके उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे उनकी रचनाओं में क्या है, तो उनकी रचनाओं में जो है वो बता रहे हैं कि भारतीय जीवन के पाखंड, कि भारतीय जीवन में जो पाखंड है यानी कि दिखावा है, भ्रष्टाचार, जिसकी मैंने अभी बात की, भोला राम का जीव में भ्रष्टाचार को उजागर किया है। नेट पे भी सर्च करोगे तो जरूर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ना बड़ा आनंद आएगा। लिखना, टाइप करना उसमें भोला राम का जीव, मिल जाएगा वो व्यंग संग्रह, पढ़ना क्या आनंद आता है, किस किस तरह से बाबू उनसे रिश्वत मांगते हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, यानी कि एक विरोध है जो दिखाई देता है, बेईमानी को खोल करके सामने रखते हैं आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। शोषण के विरुद्ध यानी कि जो शोषण जिन लोगों का होता है उसके विरुद्ध, उसके विरोध में उन्होंने साहित्य में क्या होना चाहिए, क्या वो चेतना का काम करता है, साहित्य जागरूकता फैलाने का काम करता है, तो उन्होंने इसका निर्वाह यानी कि पालन, निर्वाह का अर्थ होता है पालन, भली भांति किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। उनका जो व्यंग लेखन है वो परिवर्तन की चेतना पैदा कर रहा है। कोरे हास्य से अलग, सिर्फ हास्य ही नहीं है, हास्य का मतलब होता है हंसी, सिर्फ हंसी ही नहीं है कि बस हंस करके ही मजा आ जाए, आनंद आ जाए। हास्य से अलग व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो जो व्यंग है कि हंसी हंसी में अपनी बात कह देना, व्यंग्य होता है, किसी पर सीधे सीधे ना कह करके घुमा फिरा करके कह देना, कटाक्ष कर देना किसी पर, ये होता है व्यंग, ठीक है ना। तो वो उसमें सिर्फ हंसी ही नहीं है, आदर्श भी है कि क्या होना चाहिए वास्तव में। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग साहित्य, देखो सामाजिक पाखंड पर भी लिखा है, राजनैतिक पाखंड पर भी लिखा है और धार्मिक पाखंड पर भी लिखा है, क्योंकि धर्म में भी लोग पाखंड फैला करके रखते हैं, समाज में भी दिखावा है, राजनीति में भी दिखावा है, सब जगह। तो व्यंग्यों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी जो भाषा है वो बोलचाल की सामान्य भाषा है, यानी कि सबकी समझ में आ जाने वाली भाषा है। जब बोलचाल की भाषा होती है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। संरचना मतलब बनावट, भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, उसका अनूठापन है, यानी कि अनोखापन है, अनोखे शब्द प्रयोग में लाते हैं वो, उससे उनकी भाषा की मारक क्षमता, मारक का मतलब वैसे तो होता है मार देने वाला, ठीक है ना, जो हमने उसमें भी पढ़ा था जो रसखान है कि उनकी जो बांसुरी की जो धुन है बहुत मारक है, मारक का मतलब प्रभावशाली। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ हम यही लेंगे कि प्रभावशाली है उनकी भाषा की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, प्रभाव पैदा करती है। तो यहाँ पर उनका एक यह व्यंग संग्रह है, प्रेमचंद के फटे जूते, और प्रेमचंद के फटे जूते निबंध है। व्यंग संग्रह और निबंध में थोड़ा सा फर्क होता है, निबंध में सिर्फ निबंध और व्यंग संग्रह में कि कोई भी बात जो है वो व्यंग में बताई जाती है, हंसी के माध्यम से, हास्य के माध्यम से कही जाती है। तो यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ, कि प्रेमचंद क्या है, उनकी दो बैलों की कथा हमने पढ़ी ही है, ठीक है ना। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, सादगी पूर्ण था, बहुत सामान्य से रहते थे, कोई भी दिखावा उनके उसमें नहीं रहता था। तो उनकी सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि, अंतर्भेदी यानी कि अंतर तक को भेद देने वाली
सामाजिक दृष्टि, अंतर कहते हैं मन, हृदय, हृदय को भी वहाँ पर वो मन तक बात पहुँचती है, दिल तक बात पहुँचती है, हृदय तक बात पहुँचती है, हृदय को भी कचोट देते हैं, उसको भी वो जगा देते हैं। तो ऐसी सामाजिक दृष्टि है प्रेमचंद की। इसका विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। दिखावे की प्रवृत्ति, आजकल दिखावे की प्रवृत्ति बहुत है हम लोगों में, पूरे समाज में ही दिखावे की प्रवृत्ति है, यानी कि दूसरे के सामने हम कुछ और दिखना चाहते हैं जो हम वास्तव में हैं ही नहीं। अपना असली जो है, मान लो मैं कितना पैसे वाला हूँ, मेरे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरा परिवार कैसा है, इस चीज़ को भी दिखाने छुपाने की कोशिश की जाती है। जैसे दूसरे से कपड़े मांग लिए पहनने के लिए, जूते मांग लिए, बाइक मांग ली घूमने के लिए, अच्छी घड़ी मांग ली, अच्छा मोबाइल मांग लाए, तो लोग सोचेंगे, मेरे दोस्त सोचेंगे यार ये तो बड़ा पैसे वाला है। ये सब दिखावे की प्रवृत्ति है, ठीक है ना। दूसरे को दिखाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, भले ही मेरी जेब उसको वहन ना कर सके, उसको ना सहन कर सके, फिर भी लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति है। और ऐसी नहीं, बहुत सारी चीज़ें लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति, बाइक जो इनकी जो मैंने चर्चा की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, तुम देखते होंगे। तो ये दिखावे की प्रवृत्ति। और अवसरवादिता, अवसरवादिता कहते हैं कि हम अवसर की तलाश में रहते हैं, बहुत लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं कैसा भी अवसर मिले, हमें मौका मिले, ठीक है ना, किसी भी तरह का, तो उस पर व्यंग्य किया गया है। इन दोनों चीज़ों पर व्यंग्य किया है प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने। जबकि ये कहा जा सकता है, कहना चाहिए कि व्यक्ति को हमेशा दिखावट, मिलावट और बनावट और सजावट, इनसे दूर रहना चाहिए। दिखावट से भी, बनावट से भी, मिलावट से भी और सजावट से भी दूर रहे, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो ऐसी ही कुछ बात इस निबंध में बताई गई हैं, हम पढ़ते हैं आगे।